हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन पे। हमने बात कर ली थी, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पे हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, और उसके बाद देखते हैं कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है। तो एक बार इन पे सब पे रिवाइज कर लेते हैं और फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो पहले देखिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? इन्हीं रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो चेंज होता है और उस चेंज में होने में लगा समय t, उनके अनुपात को कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। यानी हम ये कह सकते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, तो रेट ऑफ रिएक्शन आपको हमने लिखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन होती है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू होती है यानी डेल्टा एक्स अपॉन टी, ये होती है रेट ऑफ रिएक्शन, या डेल्टा सी अपॉन टी, या क्या लिख सकते हैं इसको, डेल्टा सी अपॉन टी, ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने इसकी यूनिट भी बनाई थी, कंसंट्रेशन की यूनिट बनाई थी आपकी मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, और अपॉन में क्या था, टाइम। तो इसकी यूनिट बनी मोल, मोल लीटर को ऊपर ले गए तो इनवर्स हो गया, मोल लीटर इनवर्स, और क्या बना, टाइम इनवर्स। ठीक है, टाइम इनवर्स। और टाइम को किस में लेते हैं हम, सेकेंड इनवर्स के रूप में। टाइम को किस में लेते हैं भी, सेकेंड इनवर्स। लेकिन देखो मोल लीटर इनवर्स या मोल पर लीटर, ये यूनिट किसकी होती है, मोलरिटी की। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मोलरिटी, मोलरिटी, और क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स, मोलरिटी सेकेंड इनवर्स। लेकिन अगर कोई रिएक्शन गैसिज फॉर्म में दी हुई है तो फिर उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, तो फिर उसकी यूनिट हो जाएगी एटमॉस्फेयर। तो उसको क्या लिखेंगे हम, फॉर गैसिज रिएक्शन के लिए, फॉर गैसिज रिएक्शन। अब गैसिज रिएक्शन के लिए क्या होगी यूनिट, फॉर गैसिज रिएक्शन, इसके लिए यूनिट है यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसके लिए यूनिट क्या होगी, मोलरिटी की जगह आ जाएगा एटीएम, क्या बनेगी, यूनिट ऑफ आर ओ आर, यूनिट ऑफ आर ओ आर क्या होगी, एटीएम, और ये क्या हो जाएगी, सेकेंड इनवर्स। तो गैसेज रिएक्शन के लिए यूनिट क्या हो जाएगी, एटीएम, यानी वहां पे पार्शियली प्रेशर है और इसको किस में यूज करते हैं, एटमॉस्फेयर के रूप में। तो वहां हो जाएगी एटमॉस्फेयर सेकेंड इनवर्स हो जाएगी। तो ये तो रेट ऑफ रिएक्शन ही हमने देखा। रेट ऑफ रिएक्शन को हम दो प्रकार से उसको लिख सकते हैं, एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के रूप में और दूसरी लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के रूप में। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आपको बताया था कि जितने टाइम के अंतर में प्रोडक्ट या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में जो चेंज होगा उसे कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की औसत दर। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। आपको बताया था कि रिएक्टेंट के लिए क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, नेगेटिव, और प्रोडक्ट के लिए क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन होती है पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि टाइम के साथ साथ हम देखते हैं, टाइम के साथ साथ में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये तो सब हमने डिस्कस कर लिया था। आज बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। तो दोनों में देखो इंस्टेंटेनियस रेट पे बात करके फिर डिफरेंस देखते हैं दोनों में क्या है। तो देखो इंस्टेंटेनियस रेट क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट नंबर 2, इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस, 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 इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये वाला। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन यानी ये है कि जब हम टाइम में स्मॉल चेंज करें तो फिर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में क्या होगा, स्मॉल चेंज होगा। तो टाइम में स्मॉल चेंज करने पर
तो जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो स्मॉल चेंज होगा उसी को कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखिए इसको लिखेंगे कैसे हम इंस्टेंटेनियस रेट को, इसको ग्राफ के माध्यम से इसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये है टाइम। तो हमें पता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ में क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी ऐसे। तो डिक्रीज हो गया, मान लो ये यहाँ t टाइम पर, यानी ये t टाइम पर इसकी कंसंट्रेशन ये है, ये वाली t टाइम पर इसकी कंसंट्रेशन ये, यहाँ कंसंट्रेशन है इसकी c। तो जब स्मॉल टाइम में चेंज होने पर, यानी जो टाइम है इसमें स्मॉल चेंज करने पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट कंसंट्रेशन में क्या होता है, स्मॉल चेंज होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, देखो यहाँ जो टेंजेंट बन रहा है वो टेंजेंट ऐसे बनेगा, टेंजेंट, टेंजेंट बना ये। तो ये स्लोप क्या होगा, यहाँ पर बनेगा थीटा, क्या बनेगा यहाँ पर थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि यानी dx बाई dt, dx बाई dt क्या होगा, tan थीटा बनेगा, क्या बनेगा tan थीटा। तो इंस्टेंटेनियस रेट में क्या है, dx बाई dt बराबर tan थीटा बना। ये है फॉर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट के लिए अलग होगा। तो इंस्टेंटेनियस रेट, अब देखिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में जो चेंज है उसको डेल्टा से दिखाते हैं, और इंस्टेंटेनियस रेट में चेंज को डी से दिखाते हैं। अब जैसे देखो एक रिएक्शन है भी A प्लस B से कोई प्रोडक्ट बना, A प्लस B से कोई प्रोडक्ट बनता है। अब हमें देखो इसमें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो क्या लिखेंगे डेल्टा ए अपन में क्या आ जाएगा डेल्टा टी। ऐसे बी को क्या लिखेंगे माइनस डेल्टा बी, अपॉन में क्या आ जाएगा डेल्टा टी, ये वाला। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में तो रेट ऑफ रिएक्शन को ऐसे लिखते हैं, लेकिन इंस्टेंटेनियस में कैसे लिखेंगे वो देखिए। यानी ये तो फर्स्ट इंस्टेंटेनियस में कैसे लिखते हैं इसको, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, अब जहां डेल्टा है वहां बस d आ जाएगा और सब सेम। तो हम इसको इंस्टेंटेनियस लिखेंगे d a बाई डी टी, डी ए बाई डी टी, और d इसको कैसे लिखेंगे माइनस d चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ b अपॉन में क्या आ जाएगा डी टी। इंस्टेंटेनियस रेट में ऐसा लिख दिया। तो ये तो है फॉर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, और ये किसके लिए फॉर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। तो वो एवरेज रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन है, ये इंस्टेंटेनियस के लिए रेट ऑफ रिएक्शन है। बस दोनों में ये है और इनमें ज्यादा कुछ नहीं है। तो ध्यान रखना इंस्टेंट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में डेल्टा चेंज के लिए, और इसमें डी का यूज करते हैं, डी ए बाई डी टी। ठीक, तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन पे। तो देखो न्यूमेरिकल है क्या हमारा, सबसे फर्स्ट मान लो 2A रिएक्टेंट लिया, वो बनाते हैं 4B, और ये C प्रोडक्ट बनाते हैं। भाई रिएक्टेंट के 2 मोल्स क्या बना रहे, B के 4 मोल और C का बना रहा है 1 मोल। इसमें हमने देखा कि अगर हम यहाँ dt बराबर क्या हमारा 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, यानी हमने क्या करा एक बंद बर्तन में गैस से रिएक्शन कराई, ये भी गैस में है, ये भी गैस, और ये भी क्या है गैस। तो हमने एक बंद बर्तन में गैस से रिएक्शन कराई और देखा कि 10 सेकंड में B की क्या हो जाती है, B की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। कितनी हो जाती है वो, तो B की कंसंट्रेशन में चेंज कितना आ गया,
बराबर है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो इतने का इसमें यानी B की कंसंट्रेशन में इतने की चेंज इंक्रीज होगी इतनी, कब? टाइम को 10 सेकंड करने पर। तो अब हमें देखना, वो पूछ रहा है नंबर फर्स्ट, हमें क्वेश्चन करना है तो B के बनने की दर, B के बनने की दर बतानी है इसमें, B के बनने की दर। और दूसरा बताना हमें, सेकंड पॉइंट बताना है A के विलोप होने की दर, A के विलोप होने की दर। तो हमें ये चीज बतानी है, ठीक है। क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ गया होगा। हमने एक बंद बर्तन लिया, उसमें एक गैस रिएक्शन कराई जो ये है 2A से बना 4B + C, यानी उसका टाइम 10 सेकंड होने पर B की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी कितने? 5 × 10⁻³ मोल पर लीटर। अब हमें देखना B के बनने की दर क्या है और A के विलोप होने की दर क्या है। तो देखो, बनने की दर को इसको कहते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B, यानी प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट को अपीयरेंस फॉर्म में लिखते हैं, और रिएक्टेंट हमेशा घटता रहता है, कम होता रहता है, तो उसको लिखते हैं डिसअपीयरेंस। तो इसे लिखेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। तो पहला वाला अपीयरेंस ऑफ बी और दूसरा डिसअपीयरेंस ऑफ ए, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो देखो, पहले इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी वो देखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन ROR, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे अभी? ये वाला हो जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट में -1/2, इसको थोड़ा स्पेस कम ही इधर लिख देते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, इसकी यूनिट को इधर लिख देते हैं, मोल पर लीटर। ये क्या है? मोल, मोलरिटी लिख दिया मैंने सीधा, यहां बना देते हैं। तो देखिए भी ये होगा रेट ऑफ रिएक्शन ROR इज इक्वल टू, यानी A के बनने की दर बराबर होगी माइनस क्या आ जाएगी 1/2 dA/dt बनेगा, इज इक्वल टू क्या बनेगा 1/4, और ये बनेगा dB/dt, और ये किसके बराबर है? D चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन में आ जाएगा dt। यानी रेट ऑफ रिएक्शन में ये हमने रेट ऑफ रिएक्शन को इसमें इस रूप में लिख लिया। अब देखो -1/2 d, यानी हमें क्या है dB चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B और अपॉन टाइम। तो इसको निकाल लीजिए, ये हो जाएगा dB/dt इज इक्वल टू, देखो B की कंसंट्रेशन ये दे रखी है 5 × 10⁻³ तो 5 × 10⁻³ अपॉन में dt कितना 10 सेकेंड, dt कितना है 10 सेकेंड। अब इसको हल कर दीजिए, 10 को ऊपर ले गए तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻1 और 10⁻³ तो क्या हो जाएगा 10⁻⁴। तो ये आ गया 5 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स, लीटर इनवर्स और क्या आ जाएगा सेकेंड इनवर्स। तो यानी B के बनने की दर क्या है 5 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये तो फर्स्ट स्टेप सॉल्व हुआ हमारा, ये वाला ये सॉल्व हो गया। अब चलते देखो A के विलोप होने की दर। तो A के विलोप होने की दर क्या होगा सेकंड पॉइंट, तो ये बनेगा भी देखो माइनस, ये है 1/2 dA/dt, dA/dt बराबर क्या है 1/4 dB/dt, dB/dt। ठीक है। अब देखो इस 2 को लेके उधर, तो 2 को उधर ले जाएंगे 2/4, तो 2/4 का मतलब कितना बचेगा 1/2, तो ये बनेगा -dB यानी dA/dt, ये बन जाएगा अपॉन 1/2 और ये होगा dB/dt, dB/dt। अब देखो इसके विलोप होने की दर, ये वैल्यू हमें पता है, इसमें वैल्यू रख दीजिए, तो ये आ जाएगा बराबर 1/2 × 5 × 10⁻⁴। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितने बार कैंसिल होगा 2 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 2.5 × 10⁻⁴ मोल
लेटर इनवर्स, और ये आ जाएगा सेकेंड इनवर्स, ये वाला आ जाएगा। तो b के विलोप होने की दर कितनी है 2.5 इंटू 10 पावर माइनस कितनी होगी 4 मोल लेटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। तो इंस्टेंटेनियस रेट हम निकाल सकते हैं किसकी, विलोप होने की भी और उसके बनने की दर भी। तो ये वाला न्यूमेरिकल हुआ इंस्टेंटेनियस रेट पे, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं, फिर इंस्टेंटेनियस के बाद स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए ये तो न्यूमेरिकल हमने एक एग्जाम्पल के रूप में किया इस पे। अब देखते हैं कि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है क्या है। तो देखिए स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट COEFFICIENT स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो देखिए स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है क्या, चाहे रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, उसके जो मोल्स की संख्या होती है उसी को कहते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। एग्जांपल इसके द्वारा देखते हैं। देखो जैसे मान लो हमने रिएक्शन ले ली ए से बना बी और बी से बना सी, और ए बी सी मिलकर क्या बनाते हैं, कोई बनाते हैं प्रोडक्ट। क्या बनाते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। अब ए के मोल से मान लो ए, बी के मोल बी और सी के मोल सी। अब मुझे देखना है इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है। तो देखो ए का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए स्मॉल ए, बी का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल बी, सी का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल सी। तो इन्हीं को स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं। लेकिन ध्यान रखें जब हम रिएक्टेंट का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखते हैं तो उसको लिखते हैं 1 के अपॉन में। ये ध्यान रखें। नंबर फर्स्ट सुनिए, जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उन्हीं को कहते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और जब उनको रेट ऑफ रिएक्शन में लिखते हैं तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को क्या करते हैं, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की संख्या से कर देते हैं उसको भाग। तो अब देखो इसको लिखेंगे कैसे, रेट ऑफ रिएक्शन में कैसे लिखें इसको, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, देखो रेट ऑफ रिएक्शन में देखो कैसे लिखें इसको, माइनस 1 अपॉन ए, 1 अपॉन क्या आ जाएगा ए, और ये हो जाएगा डी ए, यानी डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी। और इसको क्या लिखेंगे बराबर माइनस 1 अपॉन बी, और ये हो जाएगा डी बी बाई डी टी, ठीक। और इसको क्या लिखेंगे फिर बराबर माइनस 1 अपॉन सी, और ये आ जाएगा डी सी बाई डी टी। इसको ऐसे लिख दिया हमने। और मान लीजिए प्रोडक्ट भी कुछ बन जाता है, मान लो ये बन गया डी और ये बन गया ई, तो इसको मान लो स्मॉल डी और इसको मान लो स्मॉल ई। तो डी के मोल्स डी, ई के मोल्स ई। अब इसको लिख दीजिए इसमें। तो ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट। तो इधर वाला भाग तो क्या है भाई, रिएक्टेंट, इधर वाला भाग तो है रिएक्टेंट, और ये क्या है इधर प्रोडक्ट्स, ये वाला भाग हुआ प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स में हमेशा क्या लगेगा, नेगेटिव वैल्यू, और प्रोडक्ट्स की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, ये वाली होती है। तो अब देखो भी इसको हम कैसे लिखेंगे, यानी अब प्रोडक्ट्स की वैल्यू को कैसे लिखेंगे बराबर, कैसे लिखें इसको बराबर 1 अपॉन डी, और ये क्या हो जाएगा डी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी और डी टी बराबर 1 अपॉन ई, और ये हो जाएगा डी ई चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ई, और ये हो जाएगा डी टी। यानी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसी को कहते हैं, और उसको कैसे यूज करते हैं ये भी हमने देखा है। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में कर देते हैं भाग, और उसके रेट ऑफ रिएक्शन को ऐसे हम लिख लेते हैं, ठीक है। तब ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऐसे हो सकता है कुछ रिएक्शंस में सेम हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में सेम हो इसकी संख्या, लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं कि जिसमें स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के होते हैं डिफरेंट। ये बात जरूर ध्यान रखना कि जहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जब अलग अलग होते हैं
तो वहां पर रिएक्टेंट के बनने की जो दर होगी वो प्रोडक्ट के बनने की दर से भी डिफरेंट हो जाएगी, जब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जब क्या होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बस यही है और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट में आप देखो, इसमें हम ये देखते हैं और रिएक्शन देखते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो इसको कॉपी करिए और फिर बनाते हैं इसको। देखिए स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट